नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और फिलहाल मेरी मौजूदगी एबीपी न्यूज रूम में है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर माहौल गरमाया हुआ है। लोग सुबह से लगे हुए हैं आप तक सटीक नतीजे पहुंचाने के लिए और कुछ ही घंटों बाद ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि सत्ता में कौन काबिज हो रहा है। अब एक बार मैं कहूंगी मेरे कैमरा पर्सन अयान को कि एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए कि किस तरह का माहौल बना हुआ है और थोड़ा आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। संदीप सर हमारे साथ हैं। हेलो सर, बोलिए। इस बार पिक्चर पूरी तरह से अलग दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, क्या लग रहा है आपको? लग कुछ नहीं रहा है, पत्रकारों के लिए भी, सोफोलॉजिस्ट के लिए भी एक लेसन है शायद ये कि ज़मीन पर क्या हलचल हो रही है उसको हम पकड़ने के बजाय जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या कितने अभी तो सर समय है, 1-2 घंटे कह रहे हैं, कितने देर बाद पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी? अब ये मोटी मोटी सेक्युलर ट्रेंड सामने दिखाई दे रही है वर्षा। एक बात साफ होती दिख रही है कि बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, ये बात साफ होती दिख रही है। एनडीए की बहुमत आएगी तो सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन वो मोदी सरकार होगी या उसका रूप और उसकी शक्ल बदल सकती है, ये लाख टके का सवाल है। जी चलिए सर, मैं आपको और परेशान नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लगातार बिजी हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। साथ ही अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे वॉर रूम में, जहाँ पर मेरे साथ मेरी सहयोगी और एंकर और साथ ही विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार इन्हीं चुनावी जो नतीजे आ रहे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा माहौल है वर्षा न्यूज रूम में? न्यूज़ रूम में तो आप देख सकते हैं हलचल बहुत तेज है। किसी को रोकने के लिए भी, पूछने के लिए भी मुझे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं अरे कुछ सेकंड रुक जाओ, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो वर्षा, अगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो एग्जिट पोल से अब तक आया है वो मुझे लग रहा है कि यूपी में आया है। यूपी में जहां तक अभी तक लग रहा था एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अभी सिर्फ 34 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्नेहलता मैम हमारी एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, यूपी की डिटेल में ज़्यादा बता पाएंगे क्या ऐसे मेजर रीजंस रहे हैं कि अभी समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर है, सबसे बड़ी पार्टी। खैर अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि ईवीएम में घोटाला है, बट लेकिन अब शायद नहीं कहेंगे। वर्षा कुछ कह रहे? एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो 45 दिन है, आप 45 दिन ग्राउंड पर थी, लगातार इस कड़ी धूप में आप वहां लोगों के बीच थी। क्या इस बार के राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर आप बातचीत कर रही थी, क्या लग रहा था? बिल्कुल वर्षा, पूर्वांचल की बात कीजिए जहाँ से सीएम आते हैं गोरखपुर, और गोरखपुर के अगलिया बगलिया वाले सीट में भी मामला गड़बड़ाइल बा। और खासकर अगर मैं एक सीट की बात कर लूँ तो चौंक जाएंगे। अब जहाँ से राम मंदिर बन रहा है फैज़ाबाद, उसका नाम नहीं बदला गया है, अभी भी उस लोकसभा सीट को फैज़ाबाद ही कहते हैं, ठीक है। उस राम मंदिर बनने वाली फैज़ाबाद सीट पे लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। कितना पीछे चल रहे हैं ये जानना बहुत दिलचस्प है, बहुत ज़रूरी है। जिस राम मंदिर का डंका लेकर के साउथ तक प्रचार किया गया हो, कहीं दीपक तले अंधेरा तो नहीं था, क्योंकि वहाँ से इस वक्त लल्लू सिंह का पीछे चलना। और एक खास बात है, अयोध्या वालों ने, जिसे फैज़ाबाद कहते हैं, कभी भी आज तक 3 बार किसी को नहीं जिताया है, वहाँ की जिंक्स कहिए, और इन्होंने तीसरी बार भी उसी कैंडिडेट को उतार दिया है मैदान में। और वहाँ का जाति समीकरण इतना हावी था और इतना हाई है कि राम मंदिर के नीचे से भी आप सोचिए कि वहाँ की जनता क्या सोच के वोट करी होगी। ये तो सिर घुमाने वाला मसला है और उसमें अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। सीट फंस गई अयोध्या की। क्या आप सोच सकते थे कि अयोध्या की सीट फंस जाएगी? साउथ से हैं आप, आपने कभी सोचा था कि अयोध्या में सीट फंस सकती है? नहीं फंस सकते हैं, फंसी हुई है, लेकिन सोचा नहीं है, लेकिन अभी फंसी हुई है। जाति समीकरण कितना तेज है वर्षा, और इस बात को समझो कि वहाँ पे 8.5 लाख के करीब ओबीसी हैं, ओबीसी में यादव हैं, ठीक है। यहाँ पर दांव खेला समाजवादी पार्टी, यानी जिसे गठबंधन कह रहे हैं इंडिया का, उन लोगों ने दांव खेला एक SC ST या दलित चेहरे पर कह लीजिए। और इनका जो कैंडिडेट लल्लू सिंह तो फिर से है, फिर से तीसरी बार आ गए थे मैदान में। लेकिन इसके अलावा डर इतना था कि वहाँ पे CPI का कैंडिडेट यादव उतारा गया, और ये सोच के उतारा गया कि कम से कम वहाँ पे जो 7 लाख में यादव वोट बैंक है उसमें सेंध मारी हो, हालांकि वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है अभी, लेकिन हाँ BSP ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था। सोचो, दलितों की पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है, समाजवादी पार्टी दलित कैंडिडेट उतारता है, और ये अपने तीसरी बार के कैंडिडेट को, जो आज तक वहाँ रिकॉर्ड रहा है कि लोगों ने 3 बार नहीं, उनको उतार देते हैं। तो जिस राम मंदिर के नीचे ये जाति का ताना बाना बुना गया वो इतना हावी पड़ रहा है कि अभी लल्लू सिंह पीछे हैं। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन
होना तो ये चाहिए था ना कि हमारे यूपी में खासकर पूर्वांचल में कहते हैं हुरहुरा के जीत गई नहीं, पूछही वाला नाई बा, आगे पीछे केहू नाई बा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये समझिए पूर्वांचल की स्थिति है। वहाँ जाके आप अयोध्या में, हम जैसे मीडिया वाले भी गए थे और राम मंदिर के पास गए, तो वहाँ तो मुझे पैन इंडिया के लोग मिले, साउथ से लोग आए मिले जो राम राम कह रहे थे और बहुत अच्छा कह रहे थे। लेकिन वहाँ की जनता जो वोटर थी वो गाँव में बैठी थी, और वहाँ के लोगों ने किस बात पे वोट किया, जात पात देख के वोट किया, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट किया, ये तो अब अच्छा खासा एनालिसिस का सब्जेक्ट बनेगा। आइए राम मंदिर से थोड़ा आगे पीछे आसपास की सीटों पे बात करें। निरहुआ जहाँ से लड़ रहा, आजमगढ़ सीट फंसी है, धर्मेंद्र यादव काफ़ी आगे चल रहे हैं। हर किसी को लगा था यादव वर्सेस यादव, वहाँ पे जो सीट है वो कमल के नाम पे, यादव की जात पे निकल जाएगी, लेकिन फंस गई है सीट आजमगढ़ की। निरहुआ काफ़ी पीछे चल रहे हैं और धर्मेंद्र यादव जो उपचुनाव हारे थे उनको साथ मिला है गुड्डू जमाली का, क्योंकि ये धर्मेंद्र यादव को हराने वाले जो सबसे बड़े हाथी थे, एलिफेंट इन द रूम, जो सब कोई देख रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था, वो थे गुड्डू जमाली। तो धर्मेंद्र यादव सुबह शाम दिन रात अपने प्रचार के साथ आते जोते हाथ ऐसे जोड़ते थे और इतना खुश होते थे गुड्डू जमाली को देख के कि भैया तू ही हमारा नैया पार लगाई हो। और वाकई लग रहा है अगर वो जीत गया तो ये पूर्वांचल के एनालिसिस में। अब रही बात ग्राउंड की, जल्दी बात करूं, ग्राउंड पे हर तरीके के लोग मिलते थे। अगर मैंने यूथ से बात की तो कोई यूथ नहीं मुझे खुल के मिला जो भले टैटू बनाए रहे, कह रहे कि काम नहीं है मैडम, क्या करें, राम का नाम बहुत बढ़िया लेकिन भूखे पेट भजन होत न गोपाला, और 5 किलो में राशन परिवार कैसे पाला, उस पर भी कह रहे हैं। से आपसे ये सवाल है कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए, एक तरफा जीत, एक तरफा बहुमत जो दिखाई दे रही थी, आपके लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे थी? देखिए, एग्जिट पोल क्यों कहते हैं? एग्जिट पोल का मतलब होता है एग्जिट, जब कोई पोल करके बाहर आता है उसे बोलते हैं एग्जिट, और आफ्टर पोल उनसे पूछा जाता है अब कितनी लोकसभा सीटों पर कितने लोग गए, कितना सैंपल साइज रहा, किन किन लोगों से पूछा, औरतों से पूछा, पुरुषों से और मर्दों से पूछा, युवाओं से पूछा, अब वोटर लिस्ट में किसका नाम आता है, और प्लस एक ट्रेंड रहा है कि हम बताते क्या हैं। तो एग्जिट पोल एक साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन वो लिटमस टेस्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि कई लोग, ऊपर से इस बार का वोटर बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया बताने के मामले में। हमें औरतें मिलती थी कह रहे नहीं मोदी के हम नाई देव का हम नाई बा, और जैसे ही सामने लोग दिखते हाँ मोदी एक देव। अब इसका मतलब क्या है आपको कि लोग कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, दिल और दिमाग की लड़ाई में बताया कुछ और गया है, किया कुछ और गया है। और इसीलिए एग्जिट पोल यानी चुनाव के ठीक बाद आपने किसे वोट किया, आपने 4 लोगों के सामने पूछा तो मैं कुछ और बताऊंगी, आपने अकेले पूछा तो कुछ और बताऊंगी, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी की फिलहाल काफ़ी सराहना हो रही है कि कैंडिडेट्स बहुत सोच समझ के उतारे गए। जो हर बार होता था कि नहीं बैक टू बैक आजमगढ़ से चाहते तो वापस उतार देते अपने कैंडिडेट, लेकिन हर जगह पे कैंडिडेट चेंज किए, बार बार लिस्ट में एम वाइज समीकरण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी थैली में एम इतने कम थे। अब ये फैजाबाद सीट से किसी दलित को दे दिए, जो कि मायावती देती तो समझ में आता, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। मायावती तो ब्राह्मण खड़ा कर रही हैं, वो दलित को खड़ा कर रहे हैं और कहे जाते हैं हम एम वाई समीकरण के प्रणेता। तो सोचिए कितना दिमाग है कि जहाँ पे वो यादव जानते हैं सबसे ज़्यादा यादव वोट बैंक है फैजाबाद में, बावजूद उनका दलित चेहरा, और वो दाव काम कर रहा है। मुझे लगता है कि एक और फैक्टर जो एग्जिट पोल के बाद अगर हम देखें तो साउथ, कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी इस बार साउथ में अपना डंका बजा देती है तो 400 पार को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के लिए मुझे लगता है कि वर्षा थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। तो सर आपकी क्या एनालिसिस कह रही है, बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? अभी इस बार आप देख लिए होंगे तो साउथ में अगर तेलुगु देशम के कूटम के साथ बीजेपी का अगर अलायंस नहीं होता तो ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसान होता है। तो सबसे पहले हमारे तेलुगु देशम के पार्टी में 16 सीट अभी आगे चल रहा है, और वाईएसआरसीपी केवल 3 सीट आगे चल रहा है, और बीजेपी की 4 सीट और जनसेना 2 सीट, कुल मिला के 22 सीट्स में ये कूटमी और बीजेपी के वो सहायता होने में 22 सीट्स है, और वाईएसआरसीपी केवल 3 सीट है। इसका मेन कारण यही है जो जगनमोहन रेड्डी जी ने जो आश्वासन दिया है जनता को, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। जो तेलुगु देश आंध्र प्रदेश को पोलवरम है, वो जीवनाडी है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। और एम्प्लॉयज़ को जो उनको ने आश्वासन दिया है हम सीपीएस को हम रद्द करेंगे और बढ़ा देंगे ऐसा, लेकिन वो पूरा नहीं किया। और लिक्कर में है तो उसमें तो थोड़ा हम पूरा बंद करेंगे, लिक्कर भी उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया, और उसमें जो कल्ती है, नकली है, वो बढ़ाने शुरू कर दिया। तो हर आदमी
और सबसे पहले और 3 कैपिटल के जो बात करते हैं, तो 3 कैपिटल में उन्होंने एक्सेप्ट किया असेंबली में, तो इसके लिए 33 एकड़ 1000 एकर्स नहीं है, उससे ज़्यादा भी चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के बाद पावर में आने के बाद वो उसमें एक और ऐड ऑन मैडम पूर्वांचल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी जरूरी सीट जो जानते हैं हम, आप कौन? गोरखपुर। पूर्वांचल में सभी जानते हैं ना, एक बनारस है और एक गोरखपुर है। गोरखपुर में 2 सीटें आती हैं, एक बांसगांव, वहां पे पासवान फैमिली है जो डोमिनेट करती है विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव में, और इनको 5 बार से टर्म बाय टर्म इन्हीं लोगों को टिकट मिलती है। इस बार की टिकट देना भारी पड़ सकता है, फंस गई है सीट जी। सर हाँ, साउथ की हम बात कर रहे थे, बाकी स्टेट्स में क्या हाल है? क्या ओवरऑल पिक्चर में वहाँ पे लग रहा है कि बीजेपी की जो बहुमत का आंकड़ा है जो फिलहाल इस वक्त इधर उधर हो रहा है वो वापस मैच करेगा? तो सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के चलते नहीं, वहाँ का वाईसीपी का जो एंटी इनकम्बेंस है तो गवर्नमेंट से ज़्यादा विरोध करते थे, क्योंकि वो साथ में हमको सहायता नहीं किया, धोखा दिया, और जो ने उन्होंने हम पूरा करने के लिए वायदा किया और लास्ट तक भी नहीं किया। सबसे पहले वो पोलवरम है और सीपीएस है और रोड्स है और लिकर बैन करेंगे, वो भी नहीं हुआ। इन जो कारण है, और उनको 151 सीट्स उनको मैंडेटरी दिया 2019 में, लेकिन उसको पूरा नहीं। मैं ये समझना चाहती हूँ, आपके स्टेट में लिकर बैन का मुद्दा कैसे इतना? मैं लिकर हम पूरा बैन करेंगे वो उसमें पहले बोल दिया, लेकिन पावर में आने के बाद चीप लिकर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो उसमें जो पेमेंट्स जो होता है वो ऑनलाइन पेमेंट का वो नहीं है, केवल पैसा कैश पेमेंट का वो एक्सेप्ट करता है। उसमें तो सभी ज़्यादा हमारा नहीं, लोग बोलते हैं इसमें पूरा पैसा वो लोगों को खा रहे हैं। तो ये पॉलिसी में ऐसा चेंज किया, हर जगह हर स्टेट में पूरा इंडिया में वो ऑनलाइन पेमेंट होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल कैश पेमेंट होता है, तो इसके चलते पूरा वो पैसा खा रहा होगा। आंध्र प्रदेश में अगर किसी ने लिकर खरीदा, बूज खरीदा, तो Yes. उसे कैश में ही लेना वो कैश में ही लेना होगा, उसके लिए यूपीआई नहीं यूपीआई नहीं, उसको पॉलिसी ऐसा है, वाईसीपी का जो पॉलिसी ऐसा ना, हम कैश ही चाहिए ऐसा, तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे। इसके अजीब सा है सच में, लेकिन उनका पॉलिसी ऐसा कर दिया, उनकी पॉलिसी से सरकार इसलिए नहीं, उस टैक्स रिटर्न में भी नहीं टैक्स होगा, लेकिन उसको छुपाने का कुछ है, लोग अपने पैसा को अंदर है, वो इसलिए सोच करके ऐसा हो गया। और उसमें जो वाईएसआरसीपी इतनी बुरी हालत से हारने का संभावना नहीं है, लेकिन उनको जो 5 साल में किसी को बोलने के लिए मौका नहीं दिया। अगर कुछ आप उसका एगेंस्ट में कुछ कहते हैं और सीईडी वाला आएंगे और पकड़ लेंगे और उसको केस बना देंगे। और एक आदमी था अनंत बाबू, अब उनको जो ड्राइवर को दलित आदमी था और उनको मार के उसका डोर डिलीवरी दे दिया। इस तरह का जो चीज़ लोग देखा है, समझ लिया अरे ये क्या है, हमने इनको इतना 151 मैंडेट दिया। और पूरा एक तेलंगाना में जो हैदराबाद को जो देखता है, अगर हैदराबाद को जो एक बार देखने वाला आंध्र प्रदेश में तो रोना शुरू कर दिया, ये हमारा स्टेट ऐसा क्यों हो गया, हमको ऐसा हालत क्यों है, तो हम इतना अच्छा मैंडेट दिया, 5 साल का काम दे दिया, लेकिन क्यों नहीं बना रहे। तो इसने और पूछा भी नहीं, लेकिन आगे आपने कहते भी नहीं, क्योंकि अगर विरोध में कोई कहेगा उसको तो डांटेगा, उसको तो पुलिस आएगा, उसको बंद कर देगा। इसलिए आदमी ये मौका के लिए इंतज़ार किया, साइलेंट वोटिंग डाल दिया। हैदराबाद से आया, दिल्ली से आया और दूसरे कंट्री से भी आया, सब एक जगह आकर के इकट्ठा होकर के साइलेंट वोटिंग डाल दिया। तो वर्षा, मुझे लग रहा है, मतलब मेरा फाइनल नोट दोनों एक्सपर्ट्स की बात सुनकर मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं साउथ में जो है एग्जिट पोल वो थोड़े थोड़े सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेजर जो चेंजेस दिखाई दिए, खासकर यूपी में हमें काफ़ी चेंज दिखाई दे रहा है। जैसे स्नेहा मैम ने बताया, जो गढ़ है बीजेपी का, वो सीटें भी बीजेपी की फंसी हुई नजर आ रही हैं, और ये बहुत गौर करने वाली बात है। मेरे ख्याल से मेरा फाइनल नोट है। फाइनल सीटें बता दीजिए इस वक्त क्या? अच्छा, एनडीए को 290 और इंडिया गठबंधन 230 पर चल रहा है फिलहाल। 1 घंटे बाद ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, और तमाम और सटीक अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए एबीपी लाइव।